हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एमपी परीक्षा पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और दोस्तों, फिजिक्स का अंतिम टॉपिक हमारा चल रहा है जिसका नाम है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने डिस्कस किया था लास्ट की क्लासेस में एटम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस की रेडियस कैसे निकाली जाती है, ठीक है, क्या एटॉमिक नंबर होता है, क्या एटॉमिक मास होता है, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें, चार्ज कैसे निकालें, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कैसे पता करें, समस्थानिक आइसोटोप क्या होते हैं, समभारिक आइसोबार क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक जिनको आइसोटोन कहा जाता है, आइसोडायफर कैसे पहचाने, आइसोस्टीयर्स कैसे पहचाने। लास्ट में हमारी बात चल रही थी नाभिकीय बलों पर, और नाभिकीय बलों के बाद हम बाइंडिंग एनर्जी, हम बंधन ऊर्जा की बात कर रहे थे। बंधन ऊर्जा किसी भी नाभिक को दी जाने वाली वह ऊर्जा जिससे उसके जो नाभिक है उसका विखंडन हो जाए और वो अपने न्यूक्लियस में टूट जाए। हम कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस को दी जाने वाली एनर्जी जिसको पाकर जो न्यूक्लियस है वो अपने न्यूक्लियस में टूट जाए, उसे कहते हैं बंधन ऊर्जा। उल्टा कहें तो जब किसी भी नाभिक के न्यूक्लियॉन्स जो अलग अलग हों वो आपस में जुड़कर और संपूर्ण नाभिक बना ले तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है वो भी बाइंडिंग एनर्जी। यानी कि अगर कोई न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियस में टूट रहा है तो उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी आप देंगे वो बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। और अगर न्यूक्लियॉन्स जो टूटे हुए थे, अलग अलग थे, अलग अलग न्यूक्लियॉन्स आपस में जुड़कर कंप्लीट न्यूक्लियस बना लें, तब जो एनर्जी उत्पन्न होगी, रिलीज होगी, उसको आप बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। और उसके बाद की अब जानकारी हमारी चल रही है, ठीक है, देखिएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं बीई, बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन, है ना। न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं? ए के बराबर, मास नंबर के बराबर, तो इसे बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, प्रति न्यूक्लियॉन। यानी कह सकते हैं कि किसी भी नाभिक से एक न्यूक्लियॉन को, एक नाभिकीय कण को मुक्त करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहेंगे? किसी नाभिक से, किसी न्यूक्लियस से, किसी नाभिक से एक न्यूक्लियॉन, किसी नाभिक से एक न्यूक्लियॉन मुक्त करने के लिए, एक न्यूक्लियॉन मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ये क्या कहलाती है? ये आपके कहलाती है दोस्तों नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अगर बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का मान किसी भी परमाणु के लिए 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज्यादा है, तो परमाणु कैसा माना जाएगा? स्टेबल माना जाएगा, स्थायी माना जाएगा। और बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का मान अगर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो परमाणु अनस्टेबल माना जाएगा। और अनस्टेबल माना जाएगा तो वो क्या होगा बताओ? रेडियो एक्टिव होगा, वो नाभिकीय रूप से सक्रिय होगा, यानी बात करेंगे वो रेडियो सक्रिय होगा। और रेडियो सक्रिय वो होता है जो विकिरणों का क्या करता है? रेडियो सक्रिय वो होता है जो विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो आप ये मान के कहेंगे कि भाई अगर कोई भी न्यूक्लियस, अगर कोई भी नाभिक, अगर आप उससे एनर्जी देंगे तो उसमें से न्यूक्लियॉन्स जो होंगे वो क्या होने लगेंगे? टूटने लगेंगे। तो किसी भी नाभिक को दी जाने वाली वह ऊर्जा जिससे कि वो न्यूक्लियस एक न्यूक्लियॉन मुक्त कर दे, तो वो ऊर्जा को आप बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का मान अगर, बाइंडिंग एनर्जी का मान अगर 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, कम है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? वो आपका रेडियो एक्टिव होगा। और 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज्यादा है तो क्या होगा बताइए? वो स्टेबल होगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर हुई बात? चलिए अब दोस्तों, इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, हम बात करेंगे किसके बारे में? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में अब हम बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, नाभिकीय विखंडन, संलयन दोनों ही नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं और नाभिकीय अभिक्रियाओं में द्रव्यमान की क्षति होती है, ठीक है। तो देखा जाए तो जो ऊर्जा है नाभिकीय विखंडन से और संलयन से, वो किसके रूप में निकलती है? बंधन ऊर्जा के रूप में। और बंधन ऊर्जा किससे निकालोगे? डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या बताओ? मास डेफिसिट। मास डेफिसिट क्या होती है बताइए? द्रव्यमान क्षति।
क्या होती है, द्रव्यमान क्षति। और इस द्रव्यमान क्षति को हमेशा किस में लेंगे, एएमयू में लेंगे। ये बात विशेष रूप से आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। मास डेफिसिट को हमेशा किस में लिया जाएगा, एएमयू में लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं यहां से नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। दोस्तों नाभिकीय विखंडन की बात करें तो नाभिकीय विखंडन में आप पढ़ेंगे कि जब भी कोई बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूटता है, कोई बड़ा नाभिक है, ठीक है, किसमें टूट जाएगा, छोटे न्यूक्लियस में टूट जाएगा। ठीक है, साथ में क्या निकलेगी, यहां पे ऊर्जा निकलेगी। तो ये आपका देखा जाए तो क्या है, बंधन ऊर्जा के रूप में निकलती है। जो बड़ा नाभिक है उस पर आप किसकी बौछार करवाते हैं, न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब किसी भारी और विशाल नाभिक पर, जब किसी भारी हैवी न्यूक्लियस पर किसकी बौछार करवाई जाती है, न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाई जाती है, तो जो छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, ये जो छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, इसके बाद इन देखो बड़े नाभिक का जो टोटल मास है वो क्या रहेगा, ये छोटे न्यूक्लियस के टोटल मास से ज्यादा रहेगा। मैंने बोला था जब भी कोई बड़ा नाभिक छोटे नाभिकों में टूटे या छोटे नाभिक जुड़कर बड़ा नाभिक बनाए, दोनों ही कंडीशन में मास का लॉस होगा, द्रव्यमान की क्षति होगी। और जितने द्रव्यमान की क्षति होगी वो जो है डेल्टा एमसी स्क्वायर के रूप में वो क्या बनकर आ जाएगा, ऊर्जा बनकर आ जाएगा। ठीक है, अब सुनना, ये जो छोटे नाभिक बन गए, छोटे नाभिक बनने के साथ साथ यहां पर 3 न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। यानी जब एक नाभिक का, एक भारी नाभिक का विघटन होता है तो 2 छोटे नाभिक बन रहे हैं, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और आगे चल के क्या बन रही है साथ में दोस्तों, ऊर्जा बन रही है। यही नाभिकीय क्या है बताओ, विखंडन है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिएगा, नाभिकीय विखंडन में जो छोटे परमाणु बन रहे हैं उनका परमाणु क्रमांक 36 से 58 के बीच और द्रव्यमान संख्या 72 से 162 के बीच होनी चाहिए। परमाणु क्रमांक किस किस के बीच, 36 से 58 के बीच, और द्रव्यमान संख्या 72 से कहां होना चाहिए, 162 के बीच होना चाहिए। ठीक है, नाभिकीय विखंडन के बारे में जिस वैज्ञानिक ने बताया उनका नाम था हॉर्न व स्ट्रॉसमैन। क्या नाम था, हॉर्न व स्ट्रॉसमैन। ठीक है, क्लियर हो रही है बात यहां तक। अब जैसे आपको पता है नाभिकीय विखंडन में सबसे ज्यादा उपयोग किसका किया जाता है, यूरेनियम के किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, है ना। देखो दोस्तों 92 यूरेनियम 235 इस पर किसकी बौछार करवाई जाती है, न्यूट्रॉन की। तो बदले में 56 बेरियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92, ये 2 छोटे नाभिक बनते हैं, साथ में 3 न्यूट्रॉन यहां पे निकलते हैं और इसके अलावा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा यहां पर उत्पादित होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रखना क्या कि 92 यूरेनियम 235 पर जब बौछार करवाई, एक न्यूट्रॉन ने विघटन किया इसका। ठीक है, तो 56 बेरियम 141 और 36 क्रिप्टॉन 92, ये 2 क्या बने आपके, है ना, छोटे एटम बने, साथ में 3 न्यूट्रॉन बने। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन बने हैं, है ना, इनके बारे में याद रखिएगा कि आगे चल के जो प्रत्येक न्यूट्रॉन है, प्रत्येक न्यूट्रॉन वो 3 यूरेनियम का विघटन कर सकता है। यानी कि जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, समझना, एक न्यूट्रॉन छोड़ा, यूरेनियम का विघटन हुआ, कितने न्यूट्रॉन बने, 3 न्यूट्रॉन आगे चल के 3 यूरेनियम का विघटन करेंगे, मतलब 9 का विघटन कर देंगे। 9 के विघटन से 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो 27 3 का विघटन करेंगे तो 81 का विघटन होगा, और 81 का विघटन होगा तो फिर कितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, 243। तो 243 3 का विघटन करेंगे, 729 का विघटन। इसी तरह बार बार 3 से मल्टीप्लाई होकर और अभिक्रिया जो है अनकंट्रोल हो जाती है। तो समझना, नाभिकीय विखंडन, किसी भी भारे नाभिक पर, किसी भी हैवी न्यूक्लियस पर जब न्यूट्रॉन्स की बौछार करवाई जाती है तो वो छोटे नाभिकों में टूटता है, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और ऊर्जा निकलती है। निकले हुए जो 3 न्यूट्रॉन है वो प्रत्येक आगे चल के 3 यूरेनियम के नाभिकों को तोड़ सकता है। ठीक है, बताया था इसके बारे में हॉर्न व स्ट्रॉसमैन ने। 92 यूरेनियम 235 पर जब न्यूट्रॉन की बौछार करवाते तो 56 बेरियम 141 और 36 क्रिप्टॉन 92 का निर्माण होता है, 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बनती है। यह नाभिकीय विखंडन का सिस्टम है। ठीक है, क्लियर रही बात यहां तक। चलिएगा फिर डिटेल में आगे बात को लेकर जा रहा हूं, देखना। अब सुनना,
दोस्तों पहले बता दूं आपको कि डेली शाम 7 बजे से 10 बजे के बीच में परीक्षा एप्लीकेशन पर 4 डेली डोज जो अपलोड किए जाते हैं, वो उनमें आपको 40 प्रश्न मिलेंगे और ये सबके लिए दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है। परीक्षा एप्लीकेशन पर जाएं, पीवी व्यापम एग्जाम सेलेक्ट करें, डेली डोज पर क्लिक करें और आपको जो है 4 डेली डोज डेली मिलेंगे। साथ में आप अपने डाउट्स भी हमसे पूछ सकते हैं। चलते हैं आगे। देखना दोस्तों, अगर जो 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, अगर उन तीनों न्यूट्रॉनों को फ्री छोड़ दिया जाए तो जो अभिक्रिया है उसमें चेन तो बनेगी। श्रृंखला अभिक्रिया कैसी होगी? अनकंट्रोल्ड। श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित हो जाएगी क्योंकि लगातार विभाजन तेजी से होता रहेगा। ये काम करता है एटम बम में, परमाणु बम में। ठीक है, परमाणु बम। परमाणु बम का आविष्कार रॉबर्ट ओपनहीमर ने किया। और कब किया? लगभग 1940s में, 1940 के दशक में ये निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें, 3 न्यूट्रॉन में से अगर 2 को क्या कर लें? रोक लें। 2 को रोक लें और 1 को फ्री छोड़ें तो अभिक्रिया कंट्रोल में चलती है। इसे बोला जाता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया की जब आप बात करेंगे तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है ये चलती है परमाणु भट्टी में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। परमाणु भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। और न्यूक्लियर रिएक्टर की अगर मैं बात करूं तो परमाणु भट्टी जो है उसका आविष्कार 1942 में एनरिको फर्मी ने किया। किसने किया? एनरिको फर्मी। ठीक है, बिल्कुल डिटेल्स ज्यादा है इस टॉपिक में। तो देखा जाए तो तीनों के तीनों न्यूट्रॉनों को अगर विखंडन के दौरान फ्री छोड़ दिया जाए तब आप जो है अनियंत्रित पाओगे रिएक्शन को। अगर 3 में से 1 को रोक लें, 1 को ही आगे जाने दे, 2 को रोक लें तो अभिक्रिया कंट्रोल में चलती है, उसे नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं परमाणु भट्टी। तो परमाणु भट्टी में देखिए ईंधन के रूप में तो काम आता है यूरेनियम 235। न्यूट्रॉन्स को रोकने के लिए कंट्रोलर रोड, नियंत्रक छड़ लगाई जाती हैं जो कि होती हैं बोरोन और कैडमियम की। क्वेश्चन आते हैं यहां से, बोरोन प्लस कैडमियम। उसके बाद बात की जाए मंदक मॉडरेटर जो कि न्यूट्रॉनों की स्पीड को थोड़ा स्लो करे, तो इसके लिए भारी जल D2O व ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। और शीतलक, टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए शीतलक या कूलेंट यूज लिए जाते हैं जहां पर वाटर प्लस लिक्विड CO2, जल और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पर क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो इनको आप जो है अच्छे से क्या कर लीजिएगा? समझ लीजिएगा भाई, है ना। चलिएगा, ओके। अब ये बात हमारी किस में रही बताइए? ये बात हमारी रही कि भाई आपको क्या करना है भाई, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चाहिए कि अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चाहिए। ये जो है आपको क्या करना है भाई, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ये तो हुई नाभिकीय किसकी बात? विखंडन की बात। अब मैं बात आपसे कर रहा हूं नाभिकीय संलयन। तो कुछ भी नहीं है, नाभिकीय संलयन में क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा? देख लीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। ताप नाभिकीय अभिक्रिया, थर्मोन्यूक्लियर क्यों कहते हैं? थर्मोन्यूक्लियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट रिक्वायर्ड वेरी हाई टेम्परेचर। रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, लगभग 10 की पावर 7 केल्विन, इतना टेम्परेचर चाहिए, है ना। इस वजह से इसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, 1H2 प्लस 1H3 हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक आपस में जुड़ गए, साथ में बन गया 2He4 प्लस बन गया न्यूट्रॉन प्लस 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा बनती है। उच्च तापमान की जरूरत होती है। पहली बात तो ये बहुत फास्ट होती है, कम समय में बहुत बड़ा ऊर्जा का भंडार ये पैदा कर देती है। पहली बात, इतने तापमान पे हो रही है, इतना तापमान चाहिए, इतना तापमान पहले ही बहुत डेंजरस होता है, उस तापमान पे भी इतनी सारी हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये जो है ज्यादा डेंजरस है। अगर बात करी जाए तो इस पर काम करता है अणु बम या हाइड्रोजन बॉम्ब। और हाइड्रोजन बॉम्ब का आविष्कार 1952 में किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया। एडवर्ड टेलर, है ना। आपसे पूछा जाए सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत, सूर्य और तारों की एनर्जी का स्रोत, सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो आप कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना।
नाभिकीय फिजन नहीं, सॉरी, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन संलयन के बारे में मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी बनती हैं। ठीक है, चलिएगा, उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी की क्लास में, थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन की बात की, कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल और कौन सा न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव होगा इसकी बात की। उसके बाद हमने दोस्तों बंधन ऊर्जा से डेल्टा एम सी स्क्वायर से कितनी एनर्जी बनेगी वो मैंने आपको बताई। यहां बता देता हूं मैं आपको, एक एएमयू द्रव्यमान से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बनती है। एक एएमयू द्रव्यमान की क्षति से कितनी एनर्जी बनती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बात करें नाभिकीय विखंडन के बारे में, बात की हमने नाभिकीय विखंडन कब होता है। ठीक है, और उसके बाद बात की कब रिएक्शन कंट्रोल रहेगी, कब रिएक्शन अनकंट्रोल्ड। उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन की बात की है। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से बोला जाता है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता, इसको विघट नाभिकता भी लिखते हैं कई जगह। रेडियो सक्रियता, विघट नाभिकता, विघटन नाभिक है ना। तो विघटन नाभिकता का मतलब है जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है? विघटित होता रहता है। ठीक है, चलिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में हेनरी बैकुरल ने की। हेनरी बैकुरल। अब सुनना दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। पहली बात तो रेडियो एक्टिविटी अस्थायी नाभिकों का गुण है। अस्थायी नाभिक जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उनका गुण है। स्वतः प्रक्रिया है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यादृच्छिक प्रक्रिया है। यादृच्छिक प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है बताओ? रेडिएशन, विकिरणों का उत्सर्जन होता रहता है। विकिरणों का क्या होता रहता है? उत्सर्जन। किसकी फॉर्म में? अल्फा की फॉर्म में, बीटा की फॉर्म में, गामा की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, है ना। इनके रूप में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? इनके रूप में विकिरणों का उत्सर्जन होता है। अस्थायी नाभिक क्या होता है? जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का रेशो 1 होता है, वो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। और जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का अनुपात 1 से ज्यादा होता है वो अस्थायी होते हैं। ठीक है, और जिनमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा होता है वो अति रेडियो एक्टिव होते हैं, वो हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान हो वो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, वो रेडियो सक्रिय नहीं होते। और जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1 से ज्यादा हो वो थोड़े स्टेबिलिटी की ओर जाते हैं। ठीक है, या आप ऐसा कह सकते हो कि मध्यम स्थायी कहते हैं, पूरी तरह ना अस्थायी, मध्यम स्थायी, मीडियम स्टेबिलिटी होती है उनकी, है ना। लेकिन अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा है ना, और ये कंडीशन कब आती है? एटॉमिक नंबर 82 के बाद, स्पेशली एटॉमिक नंबर 82 के बाद, परमाणु क्रमांक 82 के बाद आपको ये सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए एक तो 1h3 जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, या न्यूट्रॉन होते हैं 2, प्रोटॉन होता है 1। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो कितना आ गया? 2। 1.5 से ज्यादा है, अतः ये क्या होगा बोलो? रेडियो एक्टिव। तो एक तो ये रहा। इसके अलावा जितने भी एक्टिनोइड एलिमेंट्स हैं, जितने भी एक्टिनोइड तत्व हैं, वो भी सब क्या रहते हैं? रेडियो सक्रिय होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये कुछ बातें रही। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, जो अस्थायी नाभिक होते हैं, है ना, वो अनेक प्रकार के रेडिएशन एमिट करते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा के रूप में, है ना, और इनका विघटन होता रहता है। ठीक है, रेडिएशन जाते रहते हैं, इनके मास में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। ठीक है, अस्थायी नाभिकों का गुण है, अस्थायी नाभिक वो होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1.5 से ज्यादा होता है। ठीक है, वो रेडियो एक्टिव कहलाएंगे। अब चलिए आगे दोस्तों, जब आप बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, तो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट तो 6 प्रति सेकंड, डीके पर सेकंड जो है इसको बोला जाता है बैकुरल, और ये इसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। इसके अलावा दूसरी यूनिट है क्यूरी और तीसरी यूनिट है रदरफोर्ड। क्यूरी भी आपके रेडियो सक्रियता की यूनिट है और रदरफोर्ड भी किसकी यूनिट है? रेडियो सक्रियता की यूनिट है। ठीक है, क्यूरी की बात करें तो 3.2 गुणा 10 की पावर 10 बैकुरल। ठीक है, 3.2 गुणा 10 की पावर 10 बैकुरल जो होते हैं उनको क्यूरी बोला जाता है, और 10 की पावर 6 बैकुरल जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? रदरफोर्ड। तो ये वैल्यू याद रखिएगा। अब रेडियो सक्रियता की जब बात करी जाती है तो यहां पे कुछ बातें देखिएगा।
यहां पे एक कंसेप्ट बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड इसे बोला जाता है अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल इसको लिखते हैं टी हाफ। अर्धायु काल क्या होता है? अर्धायु काल होता है वह समय, वह अवधि जिसमें कोई पदार्थ, जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का, अपनी इनिशियल क्वांटिटी का प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाए। वह समय जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाए उसे क्या बोला जाता है? उसे अर्धायु काल कहते हैं। किसी भी पदार्थ की शेष मात्रा निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? 1/2 की पावर n। n क्या है बताओ? अर्ध आयु कालों की संख्या। अर्ध आयु काल की संख्या मैं बताऊंगा, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको यहाँ पे। शेष मात्रा तो ये हो गई 1/2 की पावर n, इतना शेष बता। तो विघटित कितना हुआ? विघटित मात्रा, कितनी मात्रा विघटित हो गई? तो पहले 1 था, उसमें से शेष बचा है 1/2 की पावर n, तो यहां से निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह आप क्या निकाल लेंगे? विघटित मात्रा निकाल लेंगे। तो वह समय जिसमें किसी पदार्थ का कितना भाग, जिसमें किसी पदार्थ का 50% विघटन हो जाए उसे अर्ध आयु काल कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक? हाफ लाइफ पीरियड। ओके, चलिएगा, चलिए, है ना। अच्छा, जो आपका टी हाफ होता है इसका एक और फॉर्मूला है 0.693 अपॉन लैम्डा। ये लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है क्षय नियतांक, डीके कांस्टेंट। क्षय नियतांक ये कई बार पेपर में देता है डीके कांस्टेंट। ठीक है, तो कई बार आपसे अर्धायु काल ऐसे भी पूछता है कि आपको क्षय नियतांक दे दिया और आपसे अर्धायु काल पूछ रहा है, तो टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन लैम्डा। हमारे पास एक और चीज है जिसे टी एवरेज बोलते हैं, जिसे बोला जाता है औसत आयु काल। औसत आयु काल, औसत आयु काल क्या होता है? 63% विघटन की अवधि। जब भी कोई पदार्थ अपनी कुल मात्रा का कितने प्रतिशत विघटित हो जाए, 63% विघटित हो जाए, उसे टी एवरेज कह दिया जाता है, उसे औसत आयु काल कह देते हैं। ठीक है, और टी एवरेज निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? टी एवरेज बराबर 1/λ। तो क्षय नियतांक से आप अर्धायु काल भी निकाल लेंगे और औसत आयु काल भी निकाल लेंगे। ठीक है, क्लियर? टी एवरेज बराबर 1/λ। याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या याद रखना है बताइए? टी एवरेज बराबर 1/λ, औसत आयु काल। ठीक है, तो दो फॉर्मूले फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा। हाफ लाइफ पीरियड अर्धायु काल की बात हुई, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है उसे अर्धायु काल कहते हैं। ठीक है, चलिएगा, ओके, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आ गया, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों परीक्षा एप्लीकेशन पर आपको जो एमपी पटवारी का वीडियो कोर्स है उस पर बम्पर डिस्काउंट मिल रहा है। मात्र 259 में पूरा का पूरा कोर्स आपको दिया जा रहा है। वैलिडिटी आज रात 12 बजे तक है ऑफर की। कोड लगाएगा रिपब्लिक 74। ठीक है, अब चलिए मैं बताने जा रहा हूं आपको कि आपको क्या करना है। आपको क्वेश्चन दे दिया कि किसी भी पदार्थ का अर्धायु काल 8 मिनट है। कितने मिनट है? 8 मिनट। 40 मिनट में पदार्थ कितना विघटित हो जाएगा? कितना विघटित हो जाएगा? ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। अब आपसे विघटित मात्रा निकालनी है। ठीक है, बताओ 8 मिनट का एक अर्धायु काल है, 40 मिनट है, तो बताओ अर्धायु कालों की संख्या कितनी हो गई? 5 अर्धायु काल निकल गए। ठीक है, विघटित मात्रा निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। विघटित मात्रा, तो विघटित मात्रा 1 - 1/2 की पावर n, 1 - 1/2 की पावर 5। बताओ 2 की पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अरे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो गया 32। ठीक है, तो ये हो गया क्या? 32। अरे ये 32, 1 - 1/32 ऐसे हो गया। इसको सॉल्व करोगे 32 - 1 अपॉन 32, तो शेष मात्रा 31/32। ठीक है, ये विघटित मात्रा है। विघटित मात्रा आपसे इसी में क्वेश्चन पूछता शेष मात्रा, तो शेष मात्रा में आप क्या करते? शेष मात्रा में आप 1/2 की पावर n निकालते। 1/2 की पावर 5 कितना हो जाता? 1/32। अब इसी क्वेश्चन में पूछ ले आपसे कि पूरा कितने समय में विघटित होगा? पूरा कितने समय में विघटित होगा?
तो ये याद रखना, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की बात करें तो पूरा विघटित होने का समय हमेशा आपको अनंत बताना है। क्यों? देखो समझो, पहले सेकंड में 1/2, फिर 1/4, 1/8। अरे पहले अर्धायु काल में 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, 1/32, 1/64, 1/128, 1/256, 1/512, 1/1024, 1/2048, 1/4096, ये बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा, है ना। तो हम कहेंगे कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के पूर्ण विघटन का समय, तो आप क्या बोलेंगे भाई, ये होता है दोस्तों आपका क्या, ये पूर्ण विघटन का समय जो होता है वो अनंत मानते हैं हम लोग। कितना मानते हैं? अनंत। तो एक क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन इसी में करवा दिए हैं, है ना। और अब मैं बिल्कुल अंत की ओर बढ़ रहा हूं, देखना जरा, चलिएगा। चलिए अब मैं आपको जो बता रहा हूं, देखना किसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। अब आपसे बात हमारी होगी कार्बन 14 का अर्धायु काल टी हाफ 5770 वर्ष है। आपको बताया गया था कि इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? जीवाश्मों की उम्र पता लगाने में। यूरेनियम की बात करते हैं, यूरेनियम का अर्धायु काल लगभग 4.5 बिलियन वर्ष है ना, बिल्कुल 4.5 बिलियन वर्ष। इस वजह से 4.5 बिलियन वर्ष, इस वजह से इसका प्रयोग पृथ्वी की आयु पता लगाने में करते हैं। ठीक है, तो अर्धायु कालों का उपयोग किया जाता है यहाँ पर। अब दोस्तों जब आप बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, तो यहाँ पर 3 प्रकार के आप क्या पढ़ते हैं, 3 प्रकार के आप डीके पढ़ते हैं, 3 प्रकार का विघटन पढ़ते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे तीनों प्रकार के विघटन की बात करेंगे, तो देखिएगा बिल्कुल ये लास्ट है अपना, अल्फा क्षय, बीटा क्षय और गामा क्षय। ठीक है, अल्फा क्षय के बारे में, बीटा क्षय के बारे में और गामा क्षय के बारे में। अल्फा क्षय के बारे में बेकुरल ने बताया, बीटा क्षय के बारे में रदरफोर्ड ने, और गामा क्षय के बारे में क्यूरी ने। ठीक है, अल्फा की बात करते हैं, अल्फा क्षय की बात करते हैं। अल्फा क्षय पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है जनरली, और गामा पर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, जब अल्फा की बात करते हैं, अल्फा की आयनन क्षमता, आयोनाइजेशन कैपेसिटी अल्फा की मैक्सिमम होती है, बीटा की कम होती है और गामा की मिनिमम होती है। एनर्जी और भेदन क्षमता, पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा की मिनिमम होती है, बीटा की थोड़ी ज्यादा होती है और गामा की क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें अल्फा की, जो आप बात कर रहे हैं वेग अल्फा का, ये मिनिमम होता है, यहाँ पे ज्यादा होता है, और ये आपका क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, तो कंपैरिजन की अगर आप बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना है इसके बारे में। चलिए ओके, चलिए, है ना, ओके, यहां तक ठीक है। अब सुनना, जो अल्फा है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो विद्युत क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होगा। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा? प्रभावित होगा। वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव प्लेट की ओर आकर्षित होगा। ठीक है, बीटा की बात करें तो बीटा आप 2 प्रकार के पढ़ेंगे, बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। ठीक है, ये जाएगा नेगेटिव प्लेट की ओर और ये जाएगा पॉजिटिव प्लेट की ओर। ठीक है, तो अल्फा, बीटा, गामा याद रखिएगा। सबसे पहले क्रम, आयनन क्षमता का क्रम बात करें तो आयनन क्षमता अल्फा की मैक्सिमम, बीटा की कम, गामा की सबसे कम। ठीक है, ऊर्जा की, भेदन क्षमता की और वेग की बात करें तो ये अल्फा का मिनिमम होगा, गामा का मैक्सिमम होगा, बीटा का इनके क्या रहेगा? बीच में रहेगा। गामा किरण आपको पता है न्यूट्रल है। ठीक है, इस वजह से ये विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से विस्थापित नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा अब मैं आपको बताता हूं कुछ काम की बातें, देखना। अगर अल्फा की हानि होगी तो अल्फा क्या होता है? 2He4+2। अल्फा क्या होता है? द्विधनावेशित हीलियम नाभिक। द्विधनावेशित हीलियम का जो नाभिक होता है उसी को अल्फा कहते हैं, हीलियम नाभिक।
बीटा की बात करें तो बीटा दो प्रकार के हैं, बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। बीटा पॉजिटिव पॉजिट्रॉन की तरह होता है, बीटा नेगेटिव किसकी तरह होता है, इलेक्ट्रॉन की तरह होता है। ठीक है, फिर भी इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं, बीटा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव। ठीक है, बीटा पॉजिटिव जब निकलता है, ठीक है, तो दोस्तों एक तरीके से ऐसे मान के चलिएगा, बीटा पॉजिटिव जब निकलता है तो साथ में न्यूट्रिनो कण भी निकलता है और प्रोटॉन बदलता है न्यूट्रॉन में। बीटा पॉजिटिव कब निकलता है, जब प्रोटॉन किस में बदल रहा हो, न्यूट्रॉन में। ठीक है, परमाणु है ZXA, उससे निकल रहा है बीटा पॉजिटिव, और बीटा पॉजिटिव को क्या लिखेंगे, +1E0, ये बीटा पॉजिटिव होता है ना। तो क्या होगा बताओ, द्रव्यमान, अभी प्लस निकल रहा है, इसकी कमी हो रही है, तो बताओ परमाणु क्रमांक में 1 की कमी, द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं आएगा, साथ में कौन सा कण निकलेगा, न्यूट्रिनो। ठीक है, इसी तरह जब आप बीटा नेगेटिव की बात करेंगे तो बीटा नेगेटिव कब निकलता है, जब न्यूट्रॉन किस में बदलता है, न्यूट्रॉन बदलता है प्रोटॉन में। ऐसी कंडीशन में परमाणु क्रमांक, अब बताओ समझो, है ना, समझो इस बात को, इसमें से निकल रहा है -1E0। अब बताओ घटाना है माइनस को, तो माइनस घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि, द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं, और यहाँ पे साथ में क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये याद रखना है, पूछा जाता है कि बीटा नेगेटिव के साथ एंटी न्यूट्रिनो और बीटा पॉजिटिव के साथ न्यूट्रिनो निकलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जब अल्फा निकलता है ZXA से, माइनस क्या हो जाएगा, 2He4, बताओ पॉजिटिव चीज निकल रही है, तो बताओ नीचे 2 की कमी, बदल जाएगा तत्व, क्योंकि परमाणु क्रमांक बदल गया है, तत्व बदल जाएगा। ठीक है, तो Y क्या हो जाएगा यहाँ पे, A-4। ठीक है, नीचे 2 की कमी, ऊपर किसकी कमी, 4 की कमी, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। अच्छा, तत्व ये भी बदलेगा, इसलिए मैं भी इसको भी क्या कर देता हूँ, Y लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे Z, ये -1, ये हो जाएगा Y, तत्व बदल जाएगा, द्रव्यमान संख्या वही रहेगी। यहाँ पे हो जाएगा Z+1, तत्व बदल जाएगा, द्रव्यमान संख्या वही रहेगी। ठीक है, तो क्या कैसे पढ़ेंगे, याद क्या करेंगे कि जब अल्फा निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की, द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, और जब बीटा निकलता है तो बीटा पॉजिटिव निकलने पर द्रव्यमान संख्या में, परमाणु क्रमांक में 1 की कमी, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, और जब क्या निकलता है, बीटा नेगेटिव निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अगर वो सिंपल बीटा की बात करें, बीटा, तो आप उसे क्या मान के चलते हैं, बीटा नेगेटिव ही मान के चलते हैं। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, तो अल्फा निकलने पर क्या होगा, बीटा निकलने पर क्या होगा, ये सारी बातें मैंने आपको क्या कर दी हैं, बता दी हैं। ठीक है, टॉपिक आपका यहां पर न्यूक्लियर फिजिक्स जो है फिनिश होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये अल्फा बीटा गामा क्षय की बात हुई। ठीक है, और मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, यहां पे देखना, जैसे समझो एक क्वेश्चन, और उस पर आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, है ना। देखिएगा, 92 यूरेनियम 235, इसमें से माइनस कर देना है 2 अल्फा और माइनस कर देना है 1 बीटा, है ना। अब बताओ 2 अल्फा, 92 यूरेनियम 235 में से क्या घटाने, -2 अल्फा। अब बताओ 2 अल्फा पर परमाणु क्रमांक में 4 की कमी होगी, क्योंकि 2 अल्फा है, और द्रव्यमान संख्या में किसकी कमी हो जाएगी, 8 की कमी। ठीक है, तो बताओ इसमें 4 की कमी करेंगे तो ये हो जाएगा 88, तत्व हो जाएगा कोई भी तत्व, और ऊपर किसकी कमी हो जाएगी, 235 जगह 227। बोलो ठीक है, ऊपर 8 की कमी। अब क्या निकाल रहे हैं, बीटा। बीटा, बीटा को मैंने क्या बोला है, जब कुछ नहीं दे तो बीटा नेगेटिव मानना है, नेगेटिव मानने पर क्या होगा, परमाणु क्रमांक में +1 हो जाएगा, इसका मतलब तत्व हो जाएगा 89, कोई भी तत्व जो 89 पर आता है, और ऊपर क्या हो जाएगा 22। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां पर आपसे। ठीक है, आपको इनको क्या कर लेना है भाई, सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, चलिए डन है। ठीक है, तो दोस्तों टॉपिक हुआ अपना कंप्लीट, थोड़ा सा फास्ट चले हैं, रिकॉर्डेड वर्जन में क्लास रही है ना, और लेकिन टॉपिक अच्छे से फिनिश कर दिया है। ये आपका परीक्षा प्रो, इंक्वायरी नंबर दिए हुए हैं, सारी टेस्ट सीरीज आपको जो है एक ही बैनर तले मिलेगी, और ये दोस्तों हमारी यूट्यूब क्लासेस का शेड्यूल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं न्यूक्लियर फिजिक्स के साथ ही पूरी फिजिक्स की जो यात्रा है आपकी शानदार रही होगी, है ना। और आज का सेशन रिकॉर्डेड था, एंजॉय किया होगा आपने, एक एक चीज को समझिए। अब प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपकी बाकी शंकाएं दूर कर देंगे। नेक्स्ट सेशन हमारा केमिस्ट्री का होने वाला है बच्चों,
तो लेता हूं मैं आप सबसे विदा। टाटा बाय बाय, जय हिंद।